नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस और इसका चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो 1 में जो चैप्टर है वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और सेकंड वीडियो में इसके क्वेश्चन और या न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन आपको वीडियो 2 में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक्चुअल में एटम क्या है? इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल, जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ ए मैटर। इस एटम के अंदर हमने ये पढ़ा था कि कोई भी अदर पार्टिकल नहीं है, सबसे छोटा पार्टिकल है, जो डाल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। लेकिन ये इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, ये डिवाइड हो सकता है। तो एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जैसे न्यूट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल जो एटम के अंदर है उसे हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल जो न्यूट्रॉन के अंदर है। और वो कौन कौन से हमारे? पहला न्यूट्रॉन, कौन सा है? न्यूट्रॉन। और कौन सा है? प्रोटॉन। और तीसरा कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। ये हमारे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। तो ये जो एटम है इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी बनावट किन किन ने दी? इनकी बनावट 3 साइंटिस्ट ने दी, जो क्या है? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर्स मॉडल। 3 साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है और कैसा होना चाहिए। और उसमें जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल जो एटम के अंदर है, उसमें प्रोटॉन ये रहा हमारे पास, जिसे डिस्कवर्ड किया ई गोल्डस्टीन ने। और इलेक्ट्रॉन जिसे डिस्कवर्ड किया जे थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन जिसे डिस्कवर्ड किया जे चैडविक ने। तो यहाँ पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर सेल में प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल, एटॉमिक मॉडल, कि थॉमसन ने जो एटम का स्ट्रक्चर दिया वो क्या था, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे बोहर्स के बारे में। तो उससे पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं कि उसमें जो चार्ज है, जो चार्ज पार्टिकल, चार्ज कहते किसे हैं? चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। और नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सामने। चार्ज पार्टिकल इन ए मैटर, इसका कहने का मतलब है एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब ये कैसे देखो पता लगा? पहली एक्टिविटी हमारे पास क्या है? कॉम्ब ड्राई हेयर। हमने क्या करा? ड्राई हेयर मीन सूखे बालों में हमने कंघी करी। जब हमने सूखे बालों में कंघी करी, तो जब हम उस कंघी को, उस कॉम्ब को हम स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे, तो वो छोटे छोटे पीस के पेपर के पीस वो क्या होंगे? उस कंघी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। मींस जो कंघी है उन छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी। अट्रैक्ट क्यों करेगी? इसका मतलब उस कंघी के अंदर चार्ज पार्टिकल आ गए। और वो चार्ज पार्टिकल कौन से थे? वो चार्ज पार्टिकल हेयर से, बाल से किस में ट्रांसफर हुए? उस कंघी में ट्रांसफर हुए। तो कंघी के अंदर कौन से चार्ज आ गए? नेगेटिवली चार्ज आ गए। इसका मतलब कंघी में बालों से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उस कंघी में आ गए। तो कंघी के अंदर जो चार्ज हो गया वो कौन सा है? नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर ऐसी दूसरा एग्जांपल दे रखा है आपको। हमने क्या करा? ग्लास रॉड को रब किया सिल्क क्लॉथ के साथ। जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ में रब किया, तो ग्लास रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गए और सिल्क के अंदर नेगेटिव चार्ज आ गए। इसका मतलब ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज है और सिल्क में नेगेटिव चार्ज है। कैसे? इसका मतलब जो ग्लास रॉड में जो चार्ज थे, जो नेगेटिव चार्ज थे, वो किस में चले गए? सिल्क में चले गए। जिसकी वजह से सिल्क कौन सा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए और पॉजिटिव चार्ज कम हो गए। क्योंकि नेगेटिव चार्ज ग्लास रॉड से सिल्क में गए, तो सिल्क के अंदर नेगेटिव चार्ज की नंबर ज्यादा हो गए, क्वांटिटी ज्यादा होगी, इसलिए सिल्क नेगेटिव चार्ज होगा
और ग्लास रॉड के अंदर नेगेटिव चार्ज कम हो गए और पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ग्लास रॉड कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा एक रिजल्ट निकला, जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो उनके अंदर क्या आ जाते हैं, चार्ज आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, चार्ज। व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट टू ईच अदर देन दे आर गेटिंग चार्ज, उनके अंदर क्या आते हैं, चार्ज आ जाते हैं। फिर उसने क्या करा, जॉन डाल्टन कंसीडर एटम टू बी एन इंडिविजुअल पार्टिकल बट हिज कॉन्सेप्ट हैड टू बी डिस्कार्डेड। ये हमने अभी बताया आपको कि एटम जो है, जिसके बारे में डाल्टन ने बताया कि इंडिविजुअल पार्टिकल है, अनडिस्ट्रक्टिव पार्टिकल है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को नकार दिया, उसके कॉन्सेप्ट को नेग्लेक्ट कर दिया कि एटम जो है इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि एटम है सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन, जिसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन, जिसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो भी आपने पढ़ा, आइडेंटिफाई किसने किसने बताया, जे थॉमसन ने बताया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आर कैथोड रे मींस ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं विच मूव टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर्ड किया, जिसको क्या नाम दिया उसने, कैथोड रे के नाम से जाना गया। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। Q, number of charge present in electron, one electron, minus mean negative charge, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो क्या होता है, 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। और दूसरा जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, प्रोटॉन। प्रोटॉन को डिस्कवर किया ई गोल्डस्टीन ने। किसने डिस्कवर किया, ई गोल्डस्टीन ने। और जिसका नाम क्या दिया गया, एनोड रे मींस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, या कैनाल रे, दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जो किधर की तरफ जाते हैं, नेगेटिव एंड की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है और उसके नंबर कूलम कितने चार्ज होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऐसे ही प्रोटॉन के अंदर भी चार्ज कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन साइन किसका होता है, पॉजिटिव का। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम गुना ज्यादा होता है, या अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब प्रोटॉन भारी होता है इलेक्ट्रॉन से कितने गुना, 1840 गुना भारी होता है। अब जो जे थॉमसन ने मॉडल ऑफ एटम दिया वो क्या दिया, उसने ये कहा कि एटम का स्ट्रक्चर जो है एक क्रिसमस पडिंग, जिसमें क्या लगे हुए हैं, ड्राई फ्रूट लगे हुए हैं, या एक तरबूज का जो पीस है उस तरबूज के पीस की तरह ही है, जिसमें जो लाल पार्ट है जिसे हम खाते हैं, ऑडिबल रेड ऑडिबल पार्ट, लाल खाने वाला पार्ट, लाल जो पार्ट है जिसे हम खाते हैं वो क्या है, पूरे पॉजिटिवली चार्ज, जो पूरे वाटरमेलन में फैला हुआ है। जो रेड एडिबल पार्ट, खाने वाला जो लाल हिस्सा है, उसे क्या नाम दिया गया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। उस रेड एडिबल खाने वाले जिसे हम खाते हैं वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और जो उसमें दाने हैं, दाने उसमें चिपके हुए हैं, किसमें, उस खाने वाले पार्ट में, उस रेड एडिबल पार्ट में। और उस दाने को क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो खाने वाला है उसमें चिपके हुए हैं। इलेक्ट्रॉन जिसे दाने कहा, सीड्स जिसे क्या कहा, सीड्स जिसे दाने कह रहे हैं उसे क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। और जो एडिबल पार्ट है, रेड एडिबल पार्ट, रेड एडिबल पार्ट जो खाने वाला, तरबूज का खाने वाला है, उसे क्या दे दिया, पॉजिटिवली, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। मींस इलेक्ट्रॉन जो है वो सीड्स हैं, जो सीड्स जो है वो एडिबल खाने वाले जो रेड एडिबल पार्ट है उसमें चिपके हुए हैं। अब जितने नेगेटिव चार्ज हैं, उसने ये मान के चला कि जितने नेगेटिव चार्ज हैं और जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों की संख्या क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इट मीन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, जिसकी वजह से दोनों के इफेक्ट क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्योंकि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के, तो अगर प्लस और माइनस दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो दोनों का रिजल्टेंट इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और रिजल्टेंट इफेक्ट जीरो का मतलब क्या है, होल एटम बिहेव लाइक अ न्यूट्रल। ये उसने बताया कि एटम का जो स्ट्रक्चर है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड होने की वजह से वो क्या है, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, जिससे हमारा पूरा एटम क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है। उसने ये बताया। फिर उसके बाद क्या कहा उसने,
उसका फिर लेकिन जब उसने कहा कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक क्या थे कि उसने उस टाइम वो न्यूक्लियस को डिफाइन नहीं कर पाया था कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। दूसरा, एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया था कि एटम स्टेबल भी होता है। तीसरा, ये नहीं बताया था कि कौन कैसे चार्ज पार्टिकल जो हमारा एडिबल पार्ट है या जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है किस हिसाब से, बस उसने एजम्पशन दी थी। उसने कोई स्कैटरिंग किसी अदर एलिमेंट अदर एटम्स के से स्कैटर्ड नहीं की थी, जो आगे जाके रदरफोर्ड ने किया था। अब यहाँ पर उसने केवल ये बताया था कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही हैं, जबकि हमने पढ़ा है कि प्रोटॉन के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। लेकिन उसने क्या बताया कि 2 ही सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो पॉजिटिवली चार्ज मीन प्रोटॉन और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। जे थॉमसन के हिसाब से जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। उसने ये कहा था कि एटम केवल कंपोज्ड बना हुआ है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से ही बना हुआ है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। फिर उसके ड्रॉबैक, उसकी जब स्टेबिलिटी नहीं डिफाइन कर पाया और जब न्यूक्लियस को डिफाइन नहीं पाया, तो रदरफोर्ड ने आगे उसको एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए गोल्ड फॉइल ली। क्या ली उसने? गोल्ड फॉइल ली। अब उसने गोल्ड फॉइल क्यों ली? क्योंकि गोल्ड सबसे ज्यादा मेलिएबल है, सबसे ज्यादा थिन होता है, उसकी लेयर को सबसे पतली बना सकते हैं, और जितना ज्यादा थिन होगा रिजल्ट उतना सही आएगा। अब इसमें एक पॉइंट होता है, क्या रदरफोर्ड गोल्ड के अलावा कोई और एलिमेंट ले सकता था? वो हाँ ले सकता था वो, लेकिन वही एलिमेंट लेता जो ज्यादा से ज्यादा मेलिएबल है, ज्यादा से ज्यादा पतला बन सकता है, और गोल्ड से ज्यादा मेलिएबल कोई नहीं था। रिजल्ट अच्छा आने के लिए उसने गोल्ड लिया, लेकिन अगर एलिमेंट भी लेता तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब गोल्ड इतना मेलिएबल होने के बाद भी, इतनी पतली लेयर होने के बाद भी, वो क्या है, उसकी जो थिकनेस है वो 1000 एटम के थिकनेस के बराबर है। लगा लीजिए कि एटम का स्ट्रक्चर, एटम जो है कितना छोटा है कि गोल्ड जो लिया उसने, जो एलिमेंट जो गोल्ड फॉइल ली, उसकी थिकनेस उसकी थिकनेस क्या है? 1000 एटम की थिकनेस के बराबर है। और उसमें जो उसने किसके लिया, गोल्ड फॉइल को किससे टकराया उसने? उसने गोल्ड फॉइल के लिए टकराने के लिए क्या लिया? एक अल्फा पार्टिकल। क्या लिया? एक अल्फा पार्टिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हीलियम से, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? डबल चार्ज 2 है, और उसका मास नंबर कितना है? 2। इसके अंदर 2 और ये 4, मीन मास इज 4 यूनिट एंड हैविंग, क्या उसके कितने चार्ज होंगे? 2 एटॉमिक नंबर, 2 डबल चार्ज होंगे। और इस अल्फा पार्टिकल में, हीलियम पार्टिकल में काफी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, लेकिन उसने हीलियम पार्टिकल इसीलिए लिया क्योंकि उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, और ये मान के चला था कि जो आपके गोल्ड के जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, गोल्ड के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, उस अल्फा पार्टिकल को क्या कर देंगे? उसको डिफ्लेक्ट कर देंगे, उसको हटा देंगे। वो ये मान के चला था कि गोल्ड के सब एटॉमिक पार्टिकल इस अल्फा पार्टिकल को डिस्प्लेस, हटा सकते हैं, डिफ्लेक्ट कर सकते हैं अगर उससे टकराएंगे तो ये उसने इसलिए गोल्ड फॉइल ली। इसके बाद उसने कहा क्या? रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्वेशन किया? जब रदरफोर्ड ने क्या लिया? ये थिन गोल्ड फॉइल ली। क्या ली? थिन गोल्ड फॉइल ली। ये थिन गोल्ड फॉइल है। इस थिन गोल्ड फॉइल में क्या करा? अल्फा पार्टिकल जब उसने स्ट्राइक करवाए, पास करे, तो उसने देखा कि अल्फा पार्टिकल कुछ ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या जा रहे हैं? सीधे जा रहे हैं। देखो, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं। इसका मतलब जब वो थिन गोल्ड फॉइल में अल्फा पार्टिकल पास करा था, तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या क्या हो रहे थे? स्ट्रेट मूव हो रहे थे, सीधे पास हो रहे थे, स्ट्रेट मूव हो रहे थे। दूसरा, कुछ अल्फा पार्टिकल वो क्या हो रहे थे? टकरा रहे थे, टकराने के बाद डिफ्लेक्ट हो रहे थे एक स्मॉल एंगल में। जैसे देखो, ये टकरा रहा है, टकराने के बाद क्या हो रहा है? डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसने सेकंड ऑब्जर्वेशन पाया। तीसरा ऑब्जर्वेशन इसने पाया कि बहुत कम, वेरी लेस, मीन 12,000 में से कोई एक या दो, वो क्या हो रहा है? सीधे नहीं जाने के बदले क्या हो रहा है? टकरा कर क्या हो रहा है? 180 डिग्री पर वापस आ जा रहा है। इसका मतलब बाउंसिंग बैक, रिफ्लेक्टिंग हो रहा है, बाउंसिंग बैक, टकरा कर उसी रास्ते पर 180 की डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो गया, उसी पर आ रहा है। ये उसने ऑब्जर्वेशन किया।
क्या ऑब्जर्व किया? जब उसने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉयल से टकराया, पास किया, तो उसने 3 ऑब्जर्वेशन उसको नजर आए। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये कहा, देखा उसने कि जितने भी अल्फा पार्टिकल है ज्यादातर वो सीधे निकल जा रहे हैं। इसका मतलब सीधे निकल जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ उस एटम के अंदर जगह होगी। तो उसने मान के चला, ऑब्जर्व किया उसने कि सारे पार्टिकल ज्यादातर ज्यादातर पार्टिकल सीधे चले जा रहे हैं, और कुछ पार्टिकल किसी स्मॉल एंगल पर टकराकर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लेकिन बहुत कम पार्टिकल, कोई 12,000 में से एक, 12,000 में से एक पार्टिकल या दो पार्टिकल वो 180 डिग्री पर टकराकर वापस आ जा रहा है। तो इसने क्या कहा, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल में सीधे जा रहे हैं। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल इन ए स्मॉल एंगल, कुछ पार्टिकल अल्फा पार्टिकल क्या थे, एक स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हो रहे थे। लेकिन 12,000 में से कोई एक पार्टिकल क्या हो रहा था, टकराकर 180 डिग्री पर वापस आ रहा था। तो इसलिए ये ऑब्जर्वेशन देखी, चेक किया। जब ये ऑब्जर्वेशन किए तो उसने अपना रिजल्ट निकाला, उनके कंक्लूड करा कि अगर ज्यादातर पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, इसका मतलब सीधे कब जाएंगे, इसका मतलब बीच में जगह खाली है, उस एटम के बीच में काफी जगह खाली होगी, इसलिए ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं स्ट्रेट पाथ में। तो पहला जो कंक्लूजन निकाला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्ट, बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना मुड़े, बिना किसी एंगल पर मुड़े ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। अब सीधे जब जा रहे हैं तो उसने एक बात, उसने एक ये कंक्लूजन किया कि उस एटम के अंदर काफी जगह खाली है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं। फिर उसने दूसरा क्या कंक्लूजन निकाला, वेरी फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्यूपाई अ वेरी लिटिल स्पेस। इसका मतलब जो टकरा रहे थे, टकरा के जब डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो इसका मतलब जो एटम के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या कर रहा है, बहुत कम जगह ले रहा है। इसका मतलब उस एटम के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या सब्सटेंस है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। डिफ्लेक्ट का मतलब दोनों का चार्ज अगर सेम है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था, तो उस एटम के अंदर कोई छोटा सा सब्सटेंस या छोटी सी जगह कहीं ना कहीं सॉलिड सब्सटेंस है, जिससे वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, जिससे वो क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है, जिससे वो मुड़ रहा है। तो ये मान के उसने कंक्लूजन सोचा। फिर क्या कह रहा है, वेरी स्मॉल, 12,000 में से कोई एक फ्रैक्शन अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, टकराकर वापस आ रहे थे, मींस जाना था सीधा, लेकिन वो 180 डिग्री के एंगल पर तक वापस आ गए, डिफ्लेक्टिंग बाय 180 डिग्री, इंडिकेटिंग दैट ऑल पॉजिटिवली चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड फॉयल वर कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल अमाउंट वॉल्यूम विद इन द एटम। जब टकराकर वापस आ रहे थे तो उसने ये समझा कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा सब्सटेंस है, जो जगह, जिसने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जगह घेर रखी है, और वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और उस सारा का सारा मास, एटम का मास उसी पॉजिटिवली चार्ज में कंसंट्रेट है, जिससे टकराकर वो वापस आ रहा है कुछ। फिर इससे क्या बात करने निकाला, फिर रदरफोर्ड ने अपने कंक्लूजन के हिसाब से आगे उसने पास कर दिया, जो हम आजकल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज, पहला, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसका मतलब जब टकराकर वापस आ रहे थे, बाउंस आ रहे थे, तो इसका मतलब ये मान के चला था कि एटम के अंदर सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और जिसमें सारा का सारा मास कंसंट्रेट है। उसने ये कहा कि एटम के सेंटर में क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में पूरे एटम का मास कंसंट्रेट है। इसका मतलब न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ एन एटम वेयर द ऑल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड। न्यूक्लियस जो है एटम का, जो वो पार्ट है जो सेंटर में प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस में ही पूरे एटम का मास कंसंट्रेट होता है। इसका मतलब मास जो है वो कहाँ है, एटम का मास कौन सा काउंट होगा, न्यूक्लियस में काउंट होता है, और वो पॉजिटिवली चार्ज पाते हैं। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड प्रेजेंट एंड द सेंटर ऑफ एटम, न्यूक्लियस जो है एटम के सेंटर में है, जिसमें सारा का सारा मास कंसंट्रेट होता है। इसका मतलब पूरा मास कहाँ कंसंट्रेट है, न्यूक्लियस में कंसंट्रेट है। और दूसरा क्या बताया उसने, उसने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब न्यूक्लियस, ये सेंटर पार्ट एटम का न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, किसमें, सर्कुलर पाथ में।
देखिए इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं, इनका कोई अपना रास्ता नहीं है, अपना कोई स्पेस नहीं है, अपनी कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिट नहीं है। फिर तीसरा पॉइंट क्या लगा, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, इसका मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो एटम के सेंटर में प्रेजेंट था, जिसे हमने न्यूक्लियस कहा था, वो जो न्यूक्लियस है वो क्या है, बहुत छोटा है, उसका साइज एटम के साइज से बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी सारा का सारा मास किस में कंसेंट्रेट होता है, न्यूक्लियस में कंसेंट्रेट होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये उसने आगे फॉरवर्ड किया। अब उसने जब ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया कि सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और सारा का सारा मास कंसेंट्रेट कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो उसने के ड्रॉबैक भी आ गए। अब ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक ये था कि जैसे जे थॉमसन एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ऐसे ही रदरफोर्ड ने भी एटम के स्ट्रक्चर को, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसने क्या करा कि जब इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इन्हें सर्कुलर पाथ में, तो वो उनकी स्पीड या उनकी वेलोसिटी क्या होती है, एक्सकेलरेट होती है। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये क्या इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, इन्हें सर्कुलर पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसके हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसके अंदर कौन सा मोशन होता है, एक्सक्लेरेटेड मोशन होता है। और एक्सक्लेरेशन मोशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, तो उनके पास मोशन या स्पीड वेलोसिटी कौन सी होती है, एक्सक्लेरेटेड। उनकी स्पीड क्या होती है, एक्सक्लेरेट। उनके अंदर कौन सी वेलोसिटी होती है, स्पीड बढ़ती रहती है। बढ़ने का मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड विद हैविंग द चेंज इन डायरेक्शन। एक्सक्लेरेटेड मोशन है, उनके अंदर कौन सी मोशन है, एक्सक्लेरेटेड मोशन है। एक्सक्लेरेटेड मोशन होने की वजह से वो अपनी एनर्जी क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं, लॉस करते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो उसके अंदर कौन सी मोशन होती है, एक्सक्लेरेटेड मोशन होती है। एक्सक्लेरेटेड मोशन होने की वजह से वो क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है, एनर्जी लॉस करता है। लॉस करने से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, वो न्यूक्लियस में आ जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में आ जाएंगे, तो पूरा एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और पूरा एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो उसका एक ड्रॉबैक था कि वो भी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन रेडिएट कर रहे थे एनर्जी को, एनर्जी लॉस कर रहे थे, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस में गिर जा रहे थे, और एटम क्या हो रहा था, अनस्टेबल हो जा रहा था। तो द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर पाथ इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। स्टेबल नहीं माना जाता, क्यों, क्योंकि एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अंडरगो द एक्सक्लेरेशन। कोई भी पार्टिकल अगर उसके अंदर सर्कुलर मोशन है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक्सक्लेरेशन होता है। एक्सक्लेरेशन के दौरान चार्ज पार्टिकल एनर्जी को रेडिएट करता है। रेडिएट एनर्जी मीन्स लॉस एनर्जी, एनर्जी लॉस करता है। इसीलिए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। An atom have highly unstable and matter should not exist in form of that we know। तो इसका मतलब एनर्जी लॉस होती थी, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके गिर जाते थे, और जिससे मैटर क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं होता था। और जिस मैटर के बारे में हमको पता था, वो मैटर एग्जिस्ट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आकर गिर जाते थे, और एटम क्या हो जाता था, अनस्टेबल हो जाता था। ये रदरफोर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ एटम था। जब ये अनस्टेबिलिटी नहीं बता पाया, तो बोहर्स ने आया। बोहर्स ने उस रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को पूरा किया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर, एक स्पेशल रास्ता दिया, एक स्पेशल ऑर्बिट दिया। उस ऑर्बिट, पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते थे। उस पर्टिकुलर, उस विशेष सेल, जिसे हम सेल बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं, उसका नाम दिया उसने, डिस्क्रीट ऑर्बिट दिया। और वो क्या थे, उन्हीं में ही क्या करते थे, उसी उसी रास्ते में, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते थे, और वो एटम के अंदर रिवॉल्व होता था। दूसरा, और जब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में, उस वैलेंस, उस सेल में रिवॉल्व करते थे, तो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करते थे। दे डू नॉट रेडिएट देयर एनर्जी। तो इस स्टेबिलिटी को जो एक्सप्लेन किया, वो किसने किया, बोहर्स मॉडल ने। तो ओनली द, इसने क्या किया, ओनली द सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट। कुछ सर्टेन ऑर्बिट थे जिसे हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एटम के अंदर थे।
while revolving in discrete orbit, जब डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे थे तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता था, चाहे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो एनर्जी क्या होती थी, या तो रिलीज करता था या एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी। आइदर द एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता था तो एनर्जी रेडिएट नहीं होती थी, एनर्जी क्या होती थी, या तो रिलीज होती थी, एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी। इसलिए उन ऑर्बिट का नाम, उन सेल का नाम क्या दिया गया, एनर्जी लेवल दिया गया। और उस एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं, सेल। और जनरली क्या है, या ऑर्बिट, और उनको हम क्या बोलते हैं, के, एल, एम और ये एन। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, और ये सेकंड ऑर्बिट, और ये थर्ड ऑर्बिट, और ये फोर्थ ऑर्बिट। या फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल और फोर्थ एनर्जी लेवल। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता था, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती थी या एनर्जी रिलीज होती थी। फिर उसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूट किए, उसने किस में डिस्ट्रीब्यूट किए, बोहर्स और ब्यूरी ने इन ए सेल में किए। अब यहाँ पर क्या हमारे पास न्यूक्लियस है, और ये क्या हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट, मींस ये हमारा क्या है, के सेल। ये क्या है, के सेल, जिसे हम क्या बोलेंगे, के ऑर्बिट। दूसरा सेल क्या है, ये एल है, क्या है ये, एल है, इसे हम बोलेंगे एल सेल। दूसरे को क्या बोलेंगे, एल ऑर्बिट या एल सेल। तीसरे में क्या है, तीसरे का नाम है एम। ऐसे ही हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये क्या है, एम है। तो फर्स्ट सेल कैपिटल एम, ये सेल। तो उसने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए कि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, दूसरे में कितने होंगे, तीसरे में कितने होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन की थी इन सेल के अंदर, वो किस फॉर्मूले की से की थी, 2n²। बोहर्स एंड ब्यूरी ने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए थे इन अ गिवन सेल, कि किसी भी सेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो सकते हैं, 2n²। वेयर n इज द नंबर ऑफ, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ सेल। n अगर एक है तो इसका मतलब फर्स्ट सेल, फर्स्ट ऑर्बिट, जिसे हम क्या बोलेंगे, के। और अगर n दो है तो इसे बोलेंगे सेकंड ऑर्बिट या सेकंड सेल, जिसे क्या नाम दिया, l। और n इज इक्वल टू क्या है, अगर 3 है तो थर्ड सेल। थर्ड सेल का मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट मींस m। तो उसने ये बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सेल बाय गिवन फॉर्मूला 2n²। इसका मतलब किसी भी सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या आ सकती है, वो किस फॉर्मूले से आएगी, 2n² के फॉर्मूले से आएगी। अब कैसे, अगर मान लो पहला सेल है, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, सेल का नाम क्या हो गया, के सेल हो गया। तो इसका मतलब इस के सेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो बताएगा किससे, 2n फॉर्मूले से। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के सेल, तो वो क्या होगा हमारे पास, इज इक्वल टू 2n की जगह 1 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो के में ज्यादा से ज्यादा कितने सेल हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं होंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट के सेल इज 2। अब सेकंड सेल क्या है, अगर n क्या है, 2, जब n 2 है तो कौन सा सेल होगा, k के बाद एल सेल। क्या होगा, एल सेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो देखते हैं भी कौन सा फॉर्मूला करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल सेल इज 2n²। और n की जगह क्या आएगा इसमें, 2। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। एल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। फिर अगर थर्ड सेल है तो n इज इक्वल टू 3, तो थर्ड सेल का नाम क्या दिया, m दिया। m सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, चेक करते हैं। तो 2n² और n कौन है, 3 है, तो 2 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18। तो पहले सेल में मैक्सिमम होते हैं 2, दूसरे सेल में मैक्सिमम 8, तीसरे सेल में मैक्सिमम 18। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेटेड इन ए गिवन सेल। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी सेल के अंदर, वो कितने होंगे, वो हमें फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, 2n², जो अभी आपने n = 1, n = 2, n = 3 से कहा। फिर अगला पॉइंट है,
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 8। किसी भी सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एकोमोडेट हो सकते हैं वो 8 हो सकते हैं। 8 का मतलब है स्टेबल होना। जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका मतलब वो क्या है, स्टेबल है, दैट इज स्टेबल। जिसे हम क्या बोलेंगे, सेल पूरा हो गया, सेल कंप्लीटली फिल्ड हो गया, स्टेबल हो गया। अब वो इलेक्ट्रॉन ना तो लूज करेगा ना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये कह रहा है कि किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, और वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या रहा, थर्ड, इलेक्ट्रॉन आर नॉट एकोमोडेटेड इन द गिवन सेल अनलेस द इनर सेल विल फील्ड। मान लो जैसे न्यूक्लियस है, इसमें क्या करा है, ये मेरे पास के सेल है और ये मेरे पास क्या है, एल सेल है, और ये मेरे पास क्या है, एम सेल है। ये मेरे पास के, अगर हम इसे देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, के। ये क्या है, के सेल, ये क्या है, एल, और ये क्या है, एम। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो के से एल में तब जाएंगे जब तक ये के सेल पूरा नहीं भर जाएगा। इसका मतलब दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तभी जाएंगे जब तक पुराना वाला ऑर्बिट पूरी तरह से नहीं भर जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है के एल एम। हम सोचे इसमें एक रख दें, इसमें रख दें 7 और बाकी रख दें 7, तो ये पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल। ये यहां पर एल सेल में तब आएंगे इलेक्ट्रॉन जब ये पूरी तरह से भर जाएगा। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें मैक्सिमम कितने होंगे, 2। जब तक इसमें 2 सेल नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन को हम अगले वाले सेल में नहीं भर सकते। तो इसमें 2 होंगे, और इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, जब तक इसमें 8 नहीं आएंगे तो बाकी इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को अगर हम भरते हैं, रखते हैं, वो तब तक नहीं रखेंगे जब तक पुराना वाला सेल, पुराना वाला ऑर्बिट पूरी तरह से नहीं भर जाता, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता, तब तक हम आगे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हमारा गलत है, ये हमारा सही है, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, तभी हम आगे बचे हुए इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। ये क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था। फिर हमने पढ़ा अभी प्रोटॉन, प्रोटॉन पढ़ा था। प्रोटॉन क्या पढ़ा था, प्रोटॉन क्या था हमारा, इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली, जिसे किसने डिस्कवर किया था, ई गोल्डस्टीन ने। और जिसे हमने क्या बोला था, कैनाल रे और एनोड रे, जो कहां प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। इसीलिए न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या था, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जो कहां प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिट में, सेल में, और जो घूमते रहते हैं, जो क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और इसे डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जे जे थॉमसन ने, जे जे थॉमसन ने। और इनका चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड रे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होते, ये न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा, लास्ट हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रॉन। क्या पढ़ रहे हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है। ये न्यूट्रॉन जो तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल एटम का है, इसका कोई चार्ज नहीं होता, इसका कोई चार्ज नहीं होता, इट हैज नो चार्ज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल, जिसको किसने डिस्कवर किया था, जे चैडविक ने डिस्कवर किया था, और इसका कोई चार्ज नहीं होता। इस न्यूट्रॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास किसके मास के बराबर होता है, प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना ही न्यूट्रॉन का मास होता है। इसको हम लिखते किससे, स्मॉल एन से। इलेक्ट्रॉन को किस लिखते हैं, स्मॉल ई से। प्रोटॉन को किस लिखते हैं, स्मॉल पी से। और न्यूट्रॉन जो है, इसकी पोजीशन एटम के अंदर कहां होती है, न्यूक्लियस में होती है। तो न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और प्रोटॉन भी कहां प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस ऑफ एटम में। तो इसीलिए न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि न्यूट्रल नो चार्ज। अगर हमें बोले ये न्यूक्लियस है, तो इसमें कौन है, ये न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज, तो ये कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, सब एटम के न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसका कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, जिसे हम प्रोटियम भी बोलते हैं, H1
और ये 1, हाइड्रोजन हैज नो न्यूट्रॉन। जे चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैज नो चार्ज एंड मास इज नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन, नेम इज न्यूट्रॉन। जे चैडविक ने एक अदर सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड किया था जिसका कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। जितना मास का प्रोटॉन जितना प्रोटॉन का मास होता है उतना ही न्यूट्रॉन का मास होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1u। क्या होता है? 1u। और उतना ही किसका होता है? न्यूट्रॉन का। कितना? 1u। तो न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इसका मतलब न्यूट्रॉन जो है हर एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल एन से। मास ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। हमने क्या बोला था कि पूरे एटम का जो मास है वो किस पर कंसेंट्रेट होता है? न्यूक्लियस ऑफ एटम। होल मास ऑफ एन एटम इज कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को अगर हम प्लस कर दें किसी भी एटम के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को, जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं उन सब के मास को प्लस कर दें तो किसका आ जाएगा? मास ऑफ एन एटम आ जाएगा। तो इसका मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं? इनको हम एक बोलते हैं, ये भी बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियॉन्स ही बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स विच रिप्रेजेंट द मास ऑफ एन एटम। और न्यूक्लियॉन्स में कौन से एटॉमिक पार्टिकल होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स बिकॉज दे प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में प्रेजेंट होने की वजह से दे रिप्रेजेंट द मास ऑफ एन एटम। होल मास ऑफ एन एटम इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की मास को अगर जोड़ दिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? मास। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दिया जाए तो उसे हम बोलेंगे मास नंबर। चलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस। और ये क्या है? पहला ऑर्बिट। ये क्या है? दूसरा ऑर्बिट। ये कौन सा ऑर्बिट है? तीसरा। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हमारा जो सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल बोलते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल, वैलेंस सेल। जो सबसे बाहर वाला जो सेल है, सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है, इसे हम बोलते हैं क्या? वैलेंस सेल। इस वैलेंस सेल में या बाहर वाले ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, एटम के सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में, जिसे बाहर वाले ऑर्बिट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसे हम वैलेंस सेल बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बताते हैं किसी भी एटम की। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं या कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं अपने आप को स्टेबल, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आउटर मोस्ट सेल में। और आउटर मोस्ट सेल का नाम क्या है? वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या निकलती है? वैलेंसी निकलती है। तो वैलेंसी किसे कहते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम की जुड़ने की ताकत, उसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। क्या बोलेंगे? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने। अगर किसी एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 1, 2, 3, तो ये क्या है? इनकी वैलेंसी। अगर किसी भी एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी क्या कहलाएगी? 1 कहलाएगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी क्या कहलाएगी? 2 कहलाएगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी क्या कहलाएगी? 3 कहलाएगी। जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही क्या कहलाएगी? वैलेंसी। और ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। लूज क्यों करेंगे?
इसका मतलब क्यों? क्योंकि अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अपने आप को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने सेल को पूरा करने के लिए, आउटर मोस्ट सेल को पूरा करने के लिए। तो जिसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? एक, तो +1। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटायन। और ये आपने एटम एंड मॉलिक्यूल में किया है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैटायन। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज किए। जिसके ऊपर +1 है तो इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसकी वैलेंसी 1 है कहलाएगी। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या है? तो इसका मतलब कैटायन है। और वैलेंसी कितनी होगी? 2, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए। जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो इसका मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। लूज करेगा तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब उसकी वैलेंसी क्या कहलाएगी? 3 कहलाएगी। और क्या हो जाएगा? एक कैटायन होगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो ही उनकी वैलेंसी कहलाती है। जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वही क्या कहलाएंगे? उनकी वैलेंसी। और उनको हम क्या बोलते हैं? कैटायन। और जो ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो लूज करते हैं एलिमेंट या मेटल, एलिमेंट या एटम, उन्हें हम बोलते हैं मेटल। और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना वो गेन करता है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन उसकी वैलेंसी कितनी कहलाएगी? उसकी वैलेंसी 4 ही कहलाएगी। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ना तो वो लूज करेगा ना वो गेन करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे। लेकिन वो साझेदारी करता है, शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग करता है। इसके लिए उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, लेकिन उसकी वैलेंसी क्या कहलाती है? 4 ही कहलाती है। फिर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर कितने हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर अगर 5 है या 6 है या 7 है, तो अगर 5 है तो 8 पूरे करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको 3 चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको ऑक्टेट अपने 8 स्टेबल होने के लिए, अपना सेल पूरा करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो चार्ज कौन सा? जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए अपने सेल पूरा करने के लिए, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। और इसे हम क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनायन। और जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो क्या कहलाएगी? उसकी वैलेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी 3। और क्या है ये? एनायन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किए। ये 6, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, तो 8 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। लेगा का मतलब क्या हो गया? चार्ज। गेन करेगा। गेन करेगा तो माइनस। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2, और वो क्या है? माइनस। तो ये क्या कहलाएगा? एनायन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने गेन किए। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 है तो उसको 8 पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1, और वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। चार्ज कौन सा? माइनस, क्योंकि इसने गेन किया, और इसलिए क्या कहलाएगा? एनायन कहलाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वही क्या कहलाएगी? उसकी वैलेंसी। क्या ये 5 जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 या 6 या 7, क्या ये लूज कर सकते हैं? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको लूज करने के लिए इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए ये लूज नहीं कर पाते। क्या करते हैं? गेन करते हैं। तो हमारे पास एक, और ये जो हमारे पास एक सिंपल सा मेथड आ गया, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो, जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो, या जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो, तो उनकी वैलेंसी निकालने के लिए हम 8 में से माइनस करते हैं। 8 में से 5 गया 3, तो वैलेंसी 3 आ गई। 8 में से 6 गया तो वैलेंसी 2 आ गई। 8 में से 7 गया 1, तो वैलेंसी 1। 8 में से 8 गया तो वैलेंसी क्या आ जाएगी? 0। इसका मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ना वो गेन करता है, ना वो शेयर करता है। क्यों? क्योंकि उसका सेल पहले से ही पूरा हो चुका है, उसका ऑक्टेट पहले से ही पूरा होता है, इसलिए उसकी वैलेंसी 0। तो इसका मतलब जब वैलेंसी 0 है तो ना ये कैटायन होगा ना ये एनायन होगा। ये क्या होते हैं? इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होते हैं। दे ऑब्टेन देयर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन या नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, या दे फॉर्म, दे कंप्लीट देयर सेल, दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो ये स्टेबल होते हैं। जिसकी वैलेंसी 0 है वो क्या कहलाता है? स्टेबल कहलाता है।
और जिनके पर माइनस चार्ज आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एनायन कहलाते हैं। और एनायन ज्यादातर क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो वैलेंसी ऑफ एन इनर्ट एलिमेंट कितनी है? 0 है। एटॉमिक नंबर, अब हमारा अगला पॉइंट है एटॉमिक नंबर। किसी भी, ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये सॉरी सेल, ये क्या है हमारे पास? ऑर्बिट या सेल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की संख्या, न्यूक्लियस में जितनी प्रोटॉन की संख्या है उन्हें हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या को, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और इसे हम जेड से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जेड से लिखते हैं। मास नंबर, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दिया जाए, इसका मतलब सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज मास नंबर। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का सम हमारा क्या कहलाता है? मास नंबर कहलाता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। और किसी भी एटम को, अगर कोई एटम एक्स है, अगर ये ए लिखा है और यहां पर क्या लिखा है? बी, तो ये जो ए है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करेगा। और ये क्या है? बी जो ऊपर लिखा है, इसे क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास या मास नंबर। एटॉमिक मास या मास नंबर। और ये जो ए है ये हमारा क्या बताता है? ए, ये हमारा ए, अगर कोई एलिमेंट एक्स है और यहां पर क्या लिख दिया? ए, और ये क्या है? बी, तो ए क्या हमारा? एटॉमिक नंबर भी कहलाएगा। पहला पॉइंट एटॉमिक नंबर। और यही क्या कहलाएगा? प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या वो भी क्या होगी? ए होगी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी क्या होगा? ए होगा। इसका मतलब ये ए जो है वो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और एटॉमिक नंबर बताएगा। और ये जो बी है ये क्या बताएगा? हमारा मास नंबर ये बताएगा हमारा मास नंबर मीन प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या बताएगा। और अगर हम बी में से ए को माइनस कर दें, बी में से अगर हम ए माइनस कर दें, ऊपर वाले में से हम नीचे वाला माइनस कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा एन मीन न्यूट्रॉन की संख्या। इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? मास नंबर में से मींस बी में से हम ए माइनस कर देंगे। मास नंबर में से हम एटॉमिक नंबर क्या कर देंगे? माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। न्यूट्रॉन की संख्या या तो प्रोटॉन के बराबर होगी या प्रोटॉन से ज्यादा होगी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कभी भी प्रोटॉन से कम नहीं होगी। आइसोटोप, अगर मान लो किसी भी एटम के अंदर, मान लो जैसे ये H है, ये हमारे पास H है, ये H है, यहां पर नीचे क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर। मींस प्रोटॉन एक, इलेक्ट्रॉन एक। ये क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? ये एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या है हमारे पास? ये ऊपर यहां क्या होता है? 1, ये आता है 2, और ये क्या आता है? 3। ये हमारा ऊपर क्या कहलाता है? मास नंबर। इसका मास नंबर 1, इसका मास नंबर 2, इसका मास नंबर 3, और इसका क्या है? तीनों क्या है? हाइड्रोजन है। तीनों क्या है? हाइड्रोजन। इनका मास नंबर क्या है? अलग अलग है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। ये क्या है? मास नंबर। क्या है ये? मास नंबर अलग अलग है। मास नंबर, एटॉमिक नंबर तो सेम है, और ये क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट। जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर अलग अलग हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप। तो आइसोटोप, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो मास नंबर क्या होंगे? अगर अलग अलग होंगे तो क्या कहलाएगा? आइसोटोप। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट विच हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जब आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर है और मास नंबर अलग अलग है, तो इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? अलग अलग होगी। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 में से 1 गया 1, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 3 में से 1 गया 2। तो इसका मतलब आइसोटोप में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी। और आइसोटोप है हाइड्रोजन का,
तो इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी आइसोटोप की क्या होगी, सेम होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। क्यों फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होने का कारण, क्योंकि उनका मास नंबर अलग अलग है। और आइसोटोप हमेशा क्या माना जाता है, एक प्योर सब्सटेंस माना जाता है। अब इसमें आपने कहा था ये H11 और ये H12 और ये क्या है H13, ये आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटियम या प्रोटॉन भी कई बार बोलते हैं, प्रोटियम। और ये क्या है, ड्यूटीरियम, ये हैवी है जरा। और ये क्या है, ट्रीटियम, ये उससे भी हैवी है। दीज आर द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटम ऑफ द सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप, और उसमें डिफरेंट न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम, ये आपने बताया। इसका मतलब H11 प्रोटियम, H12 ड्यूटीरियम, H13 ट्रीटियम। आइसोटोप किसी भी एलिमेंट का वो क्या है, एक प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मीन मेड अप ऑफ ओनली सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल या सिंगल टाइप ऑफ एटम। केमिकल प्रॉपर्टी आइसोटोप की सिमिलर है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग रहेगी। अब इस आइसोटोप का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, एप्लीकेशन यूज कहाँ कहाँ है। आइसोटोप का जो यूज है वो हमारे पास क्या है, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का आइसोटोप हम न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए फ्यूल यूज करते हैं। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। कोबाल्ट का जो आइसोटोप है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में हम क्या यूज करते हैं, कोबाल्ट का आइसोटोप। आइसोटोप ऑफ आयोडीन, आयोडीन का जो आइसोटोप है वो हम गोइटर, घेंगा, गले में जो डिसीज हो जाती है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए आइसोटोप ऑफ आयोडीन यूज होता है। इसके बाद क्या करा है, आइसोबार। हमने आइसोटोप पढ़ा जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग अलग होता है। जैसे हमने अभी एग्जांपल पढ़ा H11, H12, H13, इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग अलग है। क्या कोई ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग हो लेकिन मास नंबर सेम हो। जैसे मान लो मैंने कैल्शियम ले लिया और क्या ले लिया, आर्गन। कैल्शियम और आर्गन, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40। अगर हम देखें आर्गन और कैल्शियम दो एक ऐसे एलिमेंट हैं, दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। ये क्या है, डिफरेंट। एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर सेम, मास नंबर सेम, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, आइसोबार। आइसोबार, आइसोबार क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दो अलग अलग एलिमेंट है, एक आर्गन और एक कैल्शियम, दो अलग अलग एलिमेंट है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैज सेम, ओ सॉरी, विच हैज डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर सेम हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोबार। एग्जांपल, आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है लेकिन मास नंबर सेम है। तो अगर आपसे पूछे कि एग्जांपल ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार, तो आपने ज्यादा नहीं सोचना। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है आइसोटोप के, H111, 1, 2, 3, ये नीचे वाले सेम, नीचे वाले सेम, ऊपर वाले अलग। ऊपर मीन्स मास नंबर अलग, मास डिफरेंस, मास नंबर डिफरेंट और एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम। और कैल्शियम और आर्गन ये है, यहाँ क्या है 40 और ये क्या है 40, ऊपर वाला सेम, इसमें क्या था ऊपर वाला अलग, मास नंबर सेम, मास नंबर सेम, मास सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट। इसका एटॉमिक नंबर 18 और इसका एटॉमिक नंबर 20, ये एटॉमिक नंबर क्या है हमारे, डिफरेंट, उल्टा हो जाएगा। लेकिन दोनों में, आइसोटोप और आइसोबार में सिमिलरिटीज है, दोनों के न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे। तो इसका मतलब इसे हम बोलेंगे आइसोबार। आइसोबार, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, उसे हम बोलेंगे आइसोबार। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी मास होने की वजह से क्या है, थोड़ी बहुत सिमिलरिटी होती है। कैथोड रे और एनोड रे के बीच में डिफरेंस। एनोड रे, जिसे कैनाल रे कहा, जिसने डिस्कवर्ड किसने किया था, टी गोल्डस्टेन ने, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और ये क्या था, नेगेटिवली इमिटेड फ्रॉम कैथोड, इमिटेड फ्रॉम एनोड। ये कैथोड से निकलती हैं, ये एनोड से निकलती हैं। ये क्या है, कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसे आपने इलेक्ट्रॉन कहा, और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसे आपने प्रोटॉन कहा, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल।
ये नेगेटिव है तो किधर की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ये पॉजिटिव है तो किधर की तरफ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ जाएंगे। इनकी जो वेलोसिटी है, इनकी जो स्पीड है, ये लाइट की स्पीड के बराबर, जितनी लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उस स्पीड से ये दौड़ते हैं। और इनकी स्पीड प्रोटॉन की या एनोड रे की स्पीड कंपैरेटिवली कैथोड से क्या है, कम है। इसके लिए स्पीड ऑफ कैथोड या कैनाल रे, स्पीड ऑफ कैनाल रे या एनोड रे या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज लेस देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे से कम है। फिर ये आपने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। वैसे मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन का सिंबल स्मॉल ई, प्रोटॉन का सिंबल स्मॉल पी, न्यूट्रॉन का सिंबल एन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज। और इसका मास 1/1840 मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ हाइड्रोजन, इसका 1U और इसका भी 1U। और लोकेशन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में लोकेट आउटसाइड द न्यूक्लियस, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। और ये इनसाइड द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन इज आल्सो इनसाइड द न्यूक्लियस। अगला इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन इज नॉट द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन न्यूक्लियॉन्स कहलाएगा, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस का पार्ट है। और इसके बाद लोकेशन, चार्ज, मास, सिंबल, ये हमारे क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है, हमने अभी पढ़ा है कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड इलेक्ट्रॉन, जैसे H11, H12 और H13, ये क्या मेरे पास, ये हमारे पास क्या, हाइड्रोजन मींस प्रोटियम जिसे बोलते हैं, प्रोटियम या हाइड्रोजन। और इसे क्या बोला था, ड्यूटेरियम। और इसे क्या बोला था, इसे हम बोलेंगे ड्यूटेरियम। और इसे क्या बोला था, ट्रिटियम। अगर हम कहें हाइड्रोजन में, इसमें H11 में, इसमें H11 ये रहा, तो इसका मतलब एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन 1 में से 1 को क्या करेंगे, माइनस, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो न्यूट्रॉन कितना हो गया इसमें, 0। इसमें न्यूट्रॉन 0, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन 0। H12 प्रोटॉन कितना, 1, इलेक्ट्रॉन कितना, 1, और न्यूट्रॉन 2 में से 1 गया, 1, वही सेम। देखो प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 2 में से 1 को क्या करेंगे, माइनस, तो कितना आएगा, 1 न्यूट्रॉन। फिर H13 ये रहा, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और 3 में से 1 गया, 2 न्यूट्रॉन। तो देखो H13 एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन, जो संख्या ये होगी वही, दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। और न्यूट्रॉन 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज 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 लाइक, शेयर एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक फॉर टुडे टू जॉइन अस एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।